Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar and welcome to the rapid revision session on SYJC bookkeeping and accountancy. So if you are an SYJC student who is looking to revise all the important concepts of bookkeeping and accountancy right before your exam, these videos are for you. The language of the videos are going to be a combination of Hindi and English, जिसे हम English भी कहते हैं. तो अगर आप ये दोनों language से comfortable है, these videos are going to give you lot of values. Okay? एक छोटा सा डिस्क्लेमर, आई एम अज्यूमिंग कि आपने एक बार पहले से थोड़ा सा तो पढ़ के रखे होंगे. सो आई विल बी कवरिंग ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. इफ देयर आर एनी अदर कॉन्सेप्ट्स दैट यू वांट मी टू कवर, you can drop the comment below. Okay, so without any further ado, let us just dive into it. Okay, the first chapter that I will be starting is the major pain point of the many student, and that is NPO, accounting for non-profit organization. ये प्रॉफिट के अंदर ये चैप्टर के अंदर जो दो तीन एडजस्टमेंट्स है, दीज आर समथिंग दैट मेक्स स्टूडेंट वेरी अनकंफर्टेबल. सो आई थॉट दैट लेट मी टेक दैट अप फर्स्ट. ओके, सो लेट अस गेट थिंग्स गोइंग. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? यू विल गेट अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन योर क्वेश्चन. ओके, तो डेबिट साइड विल बी अ रिसीट साइड, क्रेडिट साइड विल बी अ पेमेंट साइड. अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है, आपको मतलब एनपीओ को, तो अगर एनपीओ को कोई भी पैसा मिल रहा है, वो दो चीजें हो सकती है, इधर इट इज एन इनकम और इट इज अ लायबिलिटी. इट मींस अगर एनपीओ को कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल रहा है, कोई सेल ऑफ स्क्रैप से पैसा मिल रहा है, कोई ड्रामा ऑर्गेनाइज या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा मिल रहा है, सो दैट इज एन इनकम. ओके, अगर तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम. एंड अगर एनपीओ को कोई पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट or the amount that they are supposed to utilize somewhere, that is also a receipt, but it is also a liability. For example, donation for building, okay, capital fund, okay, all those things, right? Any subscription or donation for a specific purpose, so all these things come under liability. कोई loan ले लिया हमने, etc. So basically it is a combination of income and liabilities. अगर हम पेमेंट साइड की बात करें तो it is a expense and असेट. इसका मतलब अगर एनपीओ ने कोई भी पेमेंट किया है तो या तो वो कोई खर्चा करने के लिए किया होगा, यानी सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेड टेलीग्राम, ओके, ऑल दोस थिंग्स, जो भी रेंट वगैरह पे करते हैं वो. एंड ईदर द पेमेंट इज मेड फॉर जनरेटिंग और परचेजिंग अ पर्टिकुलर एसेट लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी, बुक्स, एटसेट्रा. तो पेमेंट में या तो एक्सपेंस होगा या असेट होगा, इनकम या और लायबिलिटी होगा, इट विल बी ऑन द रिसीट साइड. ओके, तो ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई. तो इससे आपकी बहुत सारी पोस्टिंग्स राइट हो सकती है, तो आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स वहां पे मिल सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट 3-4 एडजस्टमेंट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लोगों को थोड़े कंफ्यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज एंट्रेंस फीस. ओके, व्हाई एम आई टेकिंग दिस हियर? बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफन हैव कंफ्यूजन कि सर एंट्रेंस फीस को इनकम कंसिडर करना है या फिर लायबिलिटी मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है. तो इसका सिंपल आंसर सुनो. ओके, इफ द क्वेश्चन वेरी क्लियरली सेज that entrance fees has to be capitalized, then in that case there is no confusion, you add it to capital fund. Okay, अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है that entrance fees has to be treated as an income, then obviously it is income and expenditure में कौन सी साइड पे आ जाएगा? वो इनकम साइड पे आएगा. क्लियर? I think it is very self-explanatory. Now the confusion is, sir, if nothing is mentioned in the question, तो हम क्या करें? तो in that case, my personal opinion says that because entrance fees is a non-recurring one-time payment made by the member, in my opinion, entrance fees has to be added to capital fund. So what you can do is you can add entrance fees to capital fund with a note at the end of the solution that it is assumed that entrance fees are in the nature of capital receipt and therefore they are added to capital fund. Are we very clear with this? Yes, perfect. डोनेशन की अगर हम बात करें तो डोनेशन आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है जनरल डोनेशन, इन विच केस इट इज योर इनकम, यानी अगर आपको सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर डोनेशन फॉर एक्सपेंस या फिर ऐसा कोई जनरल डोनेशन ऐसा वर्ड यूज किया है, देन इन दैट केस देयर इज नो स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच डोनेशन इज गिवन, इन विच केस द डोनेशन बिकम्स योर इनकम एंड आप उसको इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे लिख सकते हो. ठीक है, बट इफ डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, ऐसा कोई भी डोनेशन फॉर लिखा है, that means donation is given for a very specific purpose, in which case your donation will become a liability because it is the liability of NPO to use this donation money for a specific purpose. Clear? And अब आते हैं the highlight of this video and the most importantest part of the chapter, which is subscription. Okay, subscription is something that confuses almost everyone.
तो आराम से इसको पढ़ते हैं। नाउ अगले 4-5 मिनट में इसके लिए डेडिकेट करूंगा, सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम फॉर एन एनपीओ। ओके, इट इज द अमाउंट दैट इज paid per month or per annum by the members of the NPO to NPO. It is a major source of recurring revenue for a non-profit organization. Okay, so obviously it is written on the credit side of income and expenditure account because it is an income. Okay, अभी ये पूरे के पूरे जो adjustments हम लोग देखने वाले हैं, these adjustments are created because of one very fundamental assumption in accounting which is called concept of accrual. Accrual क्या बोलता है कि आपको जितना पैसा मिला है इस पर्टिकुलर ईयर में वो आपकी इनकम हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाउ मच डिड यू अर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ मच यू अर्न विल ऑलवेज बी मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मच यू रिसीव as far as taking an income on the credit side is concerned. Okay, so the entire set of adjustment is created based on this fundamental assumption. अगर आपको वो लॉजिक समझ में आ गया कि मैंने इस साल कमाया कितना है, ठीक है, वर्सेस मुझे मिला कितना है, अगर आप ये डिस्टिंक्शन समझ गए, देन इन दैट केस यू विल नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दीज एडजस्टमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले वी विल राइट बाय सब्सक्रिप्शन ऑन द इनकम साइड विच इज द रिसीट एंड पेमेंट वाला अमाउंट। मतलब आपको पहले मिला कितना है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। ओके, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे इन मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अगर करंट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर में किसी मेंबर्स ने अगर आपको पेमेंट नहीं किया है लेकिन कर देना चाहिए था, तो वो वाला अमाउंट जो होगा वो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज इट इज एन इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर बट यू शुड हैव रिसीव्ड बिकॉज यू हैव अर्नड इट। करेक्ट, तो अगर कोई आपकी करंट ईयर की इनकम है जो अभी तक मिली नहीं है, उसको आप ऐड कर दो क्योंकि वो इनकम तो है ना करंट ईयर का। तो अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर का, यू विल ऐड इट इन द करंट ईयर्स इनकम। नाउ कॉन्वर्सली, अगर सपोज कोई इनकम लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग थी जो हमें करंट ईयर में रिसीव हो रही है, तो करंट ईयर में वो सिर्फ रिसीव हो रही है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिसीट एंड पेमेंट बट इट इज नॉट योर इनकम ऑफ द करंट ईयर। So you cannot take it in current year's income and expenditure account, and that is why outstanding of previous year और outstanding of last year का subscription आप क्या कर दोगे, less कर दोगे। Correct? Going further, if you have received certain advance in the current year for next year, ठीक है, करंट ईयर में किसी एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट या ओवर एंथू लोगों ने अगर आपको अगले 1 साल या 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन अगर आपको पे कर दिया, तो यू हैव रिसीव्ड दैट अमाउंट इन द करंट ईयर बट इट इज नॉट योर करंट ईयर्स इनकम, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, बट यू हैव रिसीव्ड इट, तो हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे विच इज एडवांस रिसीव्ड इन द करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, एंड अगर आपको लास्ट ईयर में कोई एडवांस मिला था, ठीक है, जो आपने लास्ट ईयर की इनकम से माइनस कर दिया था बिकॉज इट इज एन इनकम ऑफ करंट ईयर, and now that we have completed current year, we will add it in the current year which is advance of last year or previous year. क्लियर? तो लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन यानी प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन भी नहीं आना चाहिए और अगले साल का यानी नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी नहीं आना चाहिए। सो रिमूव एवरीथिंग दैट इज बिलोंगिंग टू प्रीवियस ईयर and eliminate what belongs to the next year so that what remains is the subscription of the current year. Very clear with this? Yes? Okay. एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, we will take couple of examples which are very likely to come in your exam and ये टेक्स्ट बुक्स में भी आपने बहुत बार देखे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में बोला होगा that there are 1000 members paying an annual subscription of ₹100 each. Now this is the statement that you will encounter many times while solving the question. तो ऐसे केस में आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है वो एकदम क्लियर हो जाता है। ओके, एंड हमें करना क्या है, ये रिसीट एंड पेमेंट से स्टार्ट करके वी हैव टू रीच टिल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दे दिया देयर आर 1000 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 ईच, एक बात क्लियर हो गई कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट फ्रीज हो जाएगा। ओके, बिकॉज हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव 1000 मेंबर्स and they are paying an annual subscription of ₹100 each, which means current year's income of an NPO is 1 lakh rupees. Simple. ओके, तो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट 1 लाख रुपीज फ्रीज हो गया। अगर रिसीट एंड पेमेंट का अमाउंट 1 लाख से डिफर करता है, सो डिफरेंस विल बी एनी ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स। ओके, या तो वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, लास्ट ईयर एडवांस एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन whether the amount is in plus or minus. Okay, but आपका ये वाला अमाउंट फ्रीज हो जाएगा।
इफ यू हैव रिसीव्ड मोर देन दिस 1 लाख रुपीज, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो एडवांस होगा करंट ईयर का, जो आपकी लायबिलिटी बनेगा बैलेंस शीट के अंदर. ओके. एंड अगर सपोज पैसा कम पड़ता है, रिसीट एंड पेमेंट इज लोअर देन करंट ईयर्स इनकम, द डिफरेंस विल बी आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर विच विल बिकम करंट ईयर्स असेट. ओके. इतना समझने के बाद अब याद रखना इतना समझने के बाद अल्लाह के भरोसे छोड़ दो. समझा तो लॉजिक, नहीं तो मैजिक. अभी मैजिक क्या है? एड लेस लेस एड, यानी आप क्या कर रहे हो, आप अल्लाह के भरोसे छोड़ रहे हो. एड लेस लेस एड. आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, पहले दो आउटस्टैंडिंग फिर दो एडवांस. आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर अल्लाह के भरोसे छोड़ दो. वेरी क्लियर. करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा, अगेन अल्लाह में ये ए जो है उसका दूसरा इफेक्ट विल बी ए फॉर असेट. सो यहां पर तो वो ऐड होगा ही, दूसरा वो असेट में भी जाएगा. एंड करंट ईयर का जो एडवांस है, इट इज एल फॉर लेस एंड इट इज ऑल्सो एल फॉर लायबिलिटी. वेरी क्लियर विद दिस. ओके. लास्ट ईयर के जो एडजस्टमेंट्स है उसका एक ही इफेक्ट आएगा करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में, प्रोवाइडेड द एंटायर अमाउंट इज एडजस्टेड. ओके. और करंट ईयर के जो दो एडजस्टमेंट्स है, इट विल हैव मल्टीपल इफेक्ट्स, डू इफेक्ट्स, वन ऑन द बैलेंस शीट एंड अनदर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके. नाउ कमिंग टू वन मोर पॉइंट, ये भी आपको एडजस्टमेंट बहुत बार क्वेश्चन में देखने मिलेगा एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू एड्रेस. ओके. लेट्स से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर इज 20,000. इसका मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है कि लास्ट ईयर में 20,000 का सब्सक्रिप्शन जो था वो आउटस्टैंडिंग था. ओके. अमाउंट रिसीव्ड इन द करंट ईयर रिसीट एंड पेमेंट इज 15,000. इसका मतलब करंट ईयर में आपको रिसीट एंड पेमेंट में ईयर वाइज बाइफर्केशन दिया होगा. आई एम अज्यूमिंग कि आपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देखे हैं. ठीक है. तो करंट ईयर के रिसीट एंड पेमेंट में लास्ट ईयर के सामने आपको 15,000 दिखेगा आपको. दैट मींस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर वाज 20,000, बट लास्ट ईयर का जो 20,000 बाकी था उसमें से करंट ईयर में हमें अभी तक 15,000 रुपीज ही रिसीव हो रहा है. ओके. एंड प्लस द करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 30,000. मतलब जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन था जो अभी तक आपको मिला नहीं है, दैट इज 30,000. इन दिस एंटायर सिनेरियो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर 30,000, ये तो आएगा ही, ये 30,000 तो आएगा ही. उसके साथ साथ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द लास्ट ईयर विच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. That means you should have received 20,000 of the last year in current year, then it would have been settled. But आपको पूरा 20,000 नहीं मिला, आपको 20 में से सिर्फ कितना मिला, 15,000. तो यहां पर भी 5,000 एक्स्ट्रा हो गया. So total outstanding of the current year in the balance sheet is 35,000 rupees. So if there is any outstanding of the last year which is still outstanding at the end of the current year, then in that case it also becomes the outstanding of the current year, क्योंकि अभी भी वो बाकी है. So these are the two important adjustments that I felt it is necessary for you to understand. Okay. Subscription आपको कहां से मिलेंगे आपको, ठीक है. You will find it in opening balance sheet, जिसमें से आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मिलेगा, प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, एंड आपको एडवांस मिल जाएगा ऑफ लास्ट ईयर. रिसीट एंड पेमेंट में आपको क्या मिल जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट में यू विल रिसीव सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर एंड ऑल्सो ऑफ द लास्ट ईयर, यानी अगर लास्ट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला तो, एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर. एंड ऑफ कोर्स इट विल बी गिवन इन एडजस्टमेंट्स. ओके. तो एडजस्टमेंट्स में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडवांस मेंशन किया हो सकता है. सो दीज आर द 3 प्लेसेस जिनको आपको टोटल देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहां सब्सक्रिप्शन एप्लीकेबल है. ओके. If there is any other concept about subscription or NPO, you can definitely let me know. Okay. The last adjustment that I am covering is the stock of material, medicine और स्टेशनरी कंज्यूम. तो ये कंजम्पशन वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों में. ठीक है. तो दिस इज द एक्सपेंडिचर साइड और द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहां पे यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कितना स्टॉक या मटेरियल कंज्यूम हुआ है. ओके. तो सबसे पहले यू विल कंसिडर ओपनिंग स्टॉक. लेट्स से ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वाज 1,000. करंट ईयर में जो आपको पेमेंट साइड पे दिखेगा वो लेट्स से होगा 5,000 रुपीज. ओके. 5,000 रुपीज का हमने स्टेशनरी परचेज किया होगा. ठीक है. तो 1,000 पहले से था, 5,000 हमने परचेज किया, बट क्या पूरा 6,000 कंज्यूम हो गया है क्या? नॉट नेसेसरी. यू हैव टू लुक एट द एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग स्टॉक. अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक में बोला कि मटेरियल का अभी तक 500 रुपीज का जो स्टॉक है वो अभी तक बैलेंस है हमारे पास, दैट मीन्स वो 5,000 अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ है. दैट मीन्स अवर टोटल कंजम्पशन इज ओनली 5,500 which you will write it in the outer column.
5500. ओके, तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा. दिस यू विल फाइंड इन रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड पे. ओके, एंड ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये आपको कहां पर दिखेगा, एडजस्टमेंट में. एंड बिकॉज दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, इसका दूसरा करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगा इन द करंट ईयर्स बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड, बिकॉज इट इज अ स्टॉक विच विल बी यूटिलाइज्ड इन द नेक्स्ट ईयर. Okay, so these were some of the important concepts of NPO which I wanted everyone to understand. I hope you find a lot of value in this topic. और कौन से टॉपिक के आपको रिवीजन और रिकैप वीडियोस चाहिए, you can drop in a comment. And if you need this PDF version of what I have explained, just drop your comment and we will get in touch with you and I will share this PDF with you. Thank you so much everyone. Please like, share and subscribe to stay updated with the latest videos that we are going to upload across the next 3-4 days. Thank you so much.